कहानी पेंसिल। मम्मी जी, आप जरा चाचा जी को कुर्सी पर बैठने को कहिए। देखिए तो लॉन में कैसे बैठे हैं। बहू सुप्रिया के कहने पर मालती ने लॉन की ओर देखा। काका भैरोमल आराम से घुटने तक धोती खिसकाए मूंगफली टूंगते हुए धीरे धीरे तेल से घुटने की मालिश कर रहे थे। वो कुछ कहती उससे पहले मुकुंद की आवाज आए, लाओ काका, मैं मल दूं तेल, आप तो बाजरे का खिचड़ा खाओ। मुकुंद के हाथ से खिचड़े का कटोरा पकड़ते काका गदगद हो बोले, इतना बड़ा आदमी हो गया महारा मुकुंद, पर जरा भी नहीं बदला, तू भी खाना। हाँ हाँ, मैं अपने लिए भी लाया हूँ। मुकुंद को बड़े स्वाद से चटखारे लेकर उंगली से खिचड़ा चखते देख सुप्रिया गुस्से से भर गई। तभी, अपने साहब कितने सादे हैं, सच कहे तो बिल्कुल अपने जैसे हैं, रोब दाब बाहर ही रखते हैं। किसी की फुसफुसाहट पर सुप्रिया ने पलटकर देखा कि घर सर्वेंट घास पर बैठे मुकुंद को अपने काका के घुटनों पर तेल लगाते और खिचड़े का स्वाद लेते विस्मय से बातें कर रहे थे। खिचड़ा कटोरे में सुलगते काका के गंवईपन पर सुप्रिया ने माथा पकड़ लिया। चिंता में उसने आसपास देखा। पॉश कॉलोनी के लॉन का ये दृश्य सहज ही आसपास के घरों की बालकनी अथवा छतों से देखा जा सकता था। लॉन में कल तक नजर आने वाले लॉन टेबल कॉफी के कप केतनी आज गायब थे। उन सब की जगह वहां आज घास में आराम से लेटे काका और पास ही नीचे रखा खिचड़े का कटोरा नजर आ रहा था। जिस खूबसूरत लॉन में सुप्रिया पति मुकुंद के साथ आराम कुर्सी पर बैठी चाय कॉफी की चुस्कियां भरती दिखाई पड़ती थी, वहां आज पति मुकुंद अपने भैरोमल काका के साथ घास पर पालथी मारे बैठे खिचड़ा खाते दिख रहे थे। आसपास के ऊंचे पदों पर आसीन सभ्य अभिजात्य समाज के लोग क्या देखते सोचते होंगे कि कैसे गवई रिश्तेदार हैं। सोच सोचकर सुप्रिया की जान निकली जा रही थी। भैरामल काका से सगा तो क्या, दूर दूर तक खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी सास और पति का उनसे लगाव देख वह हतप्रभ थी। हफ्ता पूर्व ही एक दिन भैरोमल काका से मिलने की इच्छा मालती देवी ने जाहिर की और मां की इच्छा का मान रखते हुए मुकुंद ने उन्हें फोन लगाया तो, क्यों रे मुकुंद, इतना बड़ा आदमी हो गया कि अपने काका को ही भूल गया। जाने कब प्रभु तुझसे मिलाएंगे भी या नहीं। मन को छूती उनकी आवाज मुकुंद अनसुना नहीं कर पाए। अमेरिका जाने से पहले सहसा काका से मिलने की इच्छा जाग गई। बूढ़े हो चुके भैरोमल काका मुकुंद के पास आकर उनसे मिलकर पुरानी यादों की खुशबू से खुद को सराबोर करना चाहते थे। मुकुंद ने सुप्रिया को समझाया, भरतपुर से काका आ रहे हैं, मैं और मां खुद ही भरतपुर जाकर मिल आते, पर उनकी बातों से लगा कि काका स्वयं यहां आना चाहते हैं। ऐसे में आने से मना करना सही नहीं होगा। उनके घुटने में दर्द रहता है, यहाँ किसी डॉक्टर को दिखा भी दूंगा। ये सुनकर सुप्रिया ने साधारण प्रतिक्रिया दी, पर जब उसने काका के लिए अपने पति की चाल ढाल में बदलाव देखे और भैरोमल काका का रहन सहन देखा, तो वह कोफ में भर गई। सरल स्वभाव भैरोमल को इस बात का भान भी नहीं था कि उनके आने से घर में कैसा बवंडर मचा है। छोटे से कस्बे से मुकुंद और उसके परिवार से मिलने की इच्छा लिए आए भैरोमल काका मुकुंद की तर्क की, उसकी सादगी और अपनत्व से भरे स्वभाव पर रीझे आह्लादित थे, पर सुप्रिया उनके जाने के दिन गिन रही थी। वो क्या आए, घर ही नहीं रह गया। मुकुंद ने अपने ऊंचे ओहदे और रहन सहन के सारे डेकोरम ताक पर रख दिए। भैरोमल काका को नर्म बिस्तर पर नींद नहीं आती है, तो वह नीचे सख्त गद्दा बिछाकर सो जाते हैं। वो सोए तो सोए, पर यहाँ मुकुंद भी तकिया रखकर उनके पास पंचायत जमा लेता है। सर्वेट के सामने अच्छा तमाशा बन जाता है। और तो और मुकुंद की 5 साल की बेटी चहक भी उनकी कस्बाई बोली की नकल उतारने लगी है। कॉर्नफ्लेक्स की जगह वह खिचड़ा और चूरमे की मांग करने लगी है। मालती देवी अपने वर्तमान के सुनहरे दिनों के साक्षी भैरोमल काका को आह्लादित देख अपने घुटन भरे अतीत में डूब गई, जब एक छोटी सी कस्बे की पतली सी गली में उनका दुर्बेसा एक कमरे का मकान घर कहलाता था। अंधेरे, अभाव और घुटन के साथ वह उस घर में अपने पति और बेटे मुकुंद के साथ बंद थी। बचपन से ही मेधावी मुकुंद को उसके पिता ने एक ही घुट्टी बार बार पिलाई थी, बेटा, जो इस अभाव और गरीबी से निकलना है तो शिक्षा की मशाल जलानी होगी, अन्यथा यही छटपटाते हुए जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पिता की सीख को जीवन का सार बनाते हुए मुकुंद ने कड़े परिश्रम के साथ जीवन को सही दिशा दी। स्कॉलरशिप के माध्यम से वह शिक्षा के सोपान चढ़ता गया। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के अलावा और पैसे की जरूरत पड़ी तो पिता ने एक कमरे का मकान बेच दिया। मुकुंद के पिता ब्रजेश काका के पास उनकी किराने की दुकान पर काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी ब्रजेश ने बेटे की पढ़ाई के लिए एकमात्र पूंजी और सहारा अपना मकान बेच दिया, तो अपने घर में उन्हें शरण देते हुए कहा, बेटे की पढ़ाई के लिए घर बेच दिया तो लड़का जरूर होनहार होगा। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता या फिर वो कुछ कमाई करके मदद नहीं करता, तब तक तुम दोनों हमारे घर रह सकते हो। पैसे से मदद नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, सिर छिपाने के लिए मेरे घर के द्वार
खुले हैं। बेटियां ब्याह गई हैं, बूढ़े बुढ़िया घर में अकेले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जब कमाई हो तब चले जाना। काका के शब्द डूबते को तिनके का सहारा बने। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुकुंद अपने माता पिता से मिलने उनके घर ही आया करता था। हालांकि साल डेढ़ साल में मालती देवी और उनके पति ने पास में ही एक कमरे का घर किराए पर ले लिया, फिर भी अधिकतर खाना पीना उठना बैठना सब काका के घर पर ही होता। तीज त्योहार में पकवान वहीं बनते और साथ खाए जाते। कब वो सब एक प्रगाढ़ बेनामी रिश्ते में बंधे पता ही नहीं चला। मुकुंद कॉलेज वापस जाता तो काकी गोंद के लड्डू और चिवड़ा बांध देती। वो भी क्या वक्त था। नीचे दालान, एक कोठरी, एक बड़ा और छोटा कमरा और ऊपर एक कोठरी और बिना प्लास्टर का एक छोटा सा कमरा। छोटी सी छत वाला काका का मकान किसी हवेली से कम नहीं लगता था। उन 4-5 सालों में मुकुंद ने उत्तरोत्तर प्रगति की। नामी कंपनी में प्लेसमेंट के साथ घर, कार, सुख सुविधाएं मिली। शहर बदले, नौकरी बदली, ओहदे बदले, नहीं बदला तो भैरोमल काका के प्रति श्रद्धा भाव। जो उन्होंने किया उसने उनके जीवन को किस तरह आसान बनाया, ये मुकुंद और उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। सुप्रिया को अंदाजा भी नहीं था कि भैरोमल के साथ सहज जीवन जीने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाना मुकुंद के लिए क्यों जरूरी था। भला ईश्वर को भी कोई अपनी प्रतिष्ठा रोबदाब दिखाता है। 2 दिन बाद भैरोमल काका अपने गांव चले गए तो घर का वातावरण अपने पुराने परिवेश में लौट आया। फिर भी सुप्रिया नाराज रही। समझ में नहीं आया कि तुम काका के आने पर क्यों बदले। सुप्रिया, काका हमसे मिलना चाहते थे, मिथ्या आडंबर और वैभव से नहीं। संभव था हमारी शानो शौकत देख वो अपनी स्वाभाविकता खो देते। वो नहीं रहते जो वो थे जिन्हें मैं जानता था। मुकुंद ने सुप्रिया को जवाब तो दिया पर बात सुप्रिया के गले नहीं उतरी। अलबत्ता ईश्वर से यही प्रार्थना की कि भैरोमल काका अब दोबारा नहीं आए। बात आई गई हो गई। मुकुंद काम में व्यस्त हुआ और सुप्रिया चाहत में। तभी एक दिन मालती देवी ने सुप्रिया को अपनी पोती को डांटते सुना, 1 हफ्ते की पॉकेट मनी काटकर तुझे पेंसिल दूंगी। एक हम थे जो पेंसिल घिस जाने तक इस्तेमाल में लाते थे। एक ही आजकल की औलादें हैं जिन्हें चीजों की कदर ही नहीं है। बहू की आवाज बैठक तक आ रही थी। जब नहीं रहा गया तब मालती देवी कमरे में झांकने चली आई। सुप्रिया चाहत पर बुरी तरह बरस रही थी। मालती देवी ने बीच बचाव की कमजोर सी कोशिश की तो सुप्रिया ने कहा, मम्मी जी आप इसकी भोली सूरत पर मत जाए। आज बड़ी शर्मिंदा हुई हूँ इसके कारण। आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ढेर सारे पेरेंट्स के बीच इसकी टीचर बोली, मिसेज शर्मा कम से कम चाहत को पेंसिल तो ढंग की दिया कीजिए। सच मम्मी, शर्म से मैं पानी पानी हो गई जब इसकी टीचर ने 2.5 इंच की पेंसिल मुझे दिखाई। गुस्से में भरी बहू को देख मालती देवी ने बहू की तरफदारी में ही भलाई समझी और चाहत से कहा, क्यों री चाहत, कल ही तुम्हारी मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें नई पेंसिल दी थी, इतनी जल्दी छोटी कैसे हो गई। चाहत को चुप देख सुप्रिया बोली, 4 दिन से इसे नई पेंसिल दे रही हूँ। इसकी मैथ्स की टीचर ने बताया कि ये डस्टबिन के पास खड़े होकर अपनी पेंसिल छील डालती है। वो मम्मी, कुछ बोलने की कोशिश में चाहत डपट दी गई। मालती देवी ने अफसोस से कहा, जब इसे पेंसिल छीलते देखा है तो क्लास टीचर ने 4 लोगों के सामने तुम्हें यूं शर्मिंदा क्यों किया। अरे मम्मी, क्लास टीचर तो सुबह अटेंडेंस लेकर चली जाती है, फिर आखिरी पीरियड में आती है डायरी लिखवाने के लिए। अब इस बीच ये नई पेंसिल को छीलती है या खाती है वो क्या जाने। उनको तो मुझे शर्मिंदा करना था, सो कर दिया। गुस्से में भरी सुप्रिया यहाँ तक बोल गई, सक्सेसफुल लोगों के बच्चों के पेरेंट्स को शर्मिंदा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है टीचर्स। हालांकि टीचर्स पर लगा ये आरोप बेबुनियाद था, ये मालती देवी समझती थी, पर सुप्रिया की मनोदशा से परिचित थी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कई पेरेंट्स के बीच एक छोटी पेंसिल के कारण उपहास का पात्र बनना भला किसे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में एक बार फिर सुप्रिया ने उसे नई लंबी सुंदर सी पेंसिल शार्प करके दी। मालती देवी ने उसको होमवर्क करने में मदद की, पर डांट पड़ने से शायद वह कुछ बुझी सी थी, इसीलिए आज उसकी लिखावट सुंदर नहीं बनी। शाम को मुकुंद घर आए तो चाहत की चुलबुली बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि उसकी एवज में आज जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हुआ वह सुनने को मिला। चाहत को चुप उदास देख मुकुंद ने उसे लाड़ से गोद में उठाकर दुलारते हुए कहा, आज मेरी गुड़िया इतनी चुप क्यों है। ये सुनते ही चाहत ने एक ही सांस में अपनी मम्मी की सारी ज्यादतियों का बखान कर डाला तो मुकुंद अपनी लाडली को पुचकारते हुए पूछने लगे, पर एक बात बताओ, इतनी शानदार सुंदर पेंसिल को तुम छोटी करके क्यों लिखती हो। ये सुनकर वह झट से बोली, पापा, नई बड़ी पेंसिल सुंदर तो लगती है पर उससे लिखा नहीं जाता। छोटी कर देने से वह आसानी से पकड़ में आती है, लिखने में आसानी होती है और राइटिंग भी सुंदर बनती है।
सहजता से चहक ने अपनी बात कही, जिसे सुन पल भर को सन्नाटा छा गया। वस्तुस्थिति को देखने का नजरिया टीचर्स का, स्वयं का और चहक का कितना उलट था। चहक का नन्हा मन अपनी सुविधा और बेहतर प्रदर्शन की चाह में पेंसिल की सुंदरता को दरकिनार कर उसकी लंबाई घटाकर पकड़ने योग्य बना लेता था। उसकी मंशा साफ थी। छोटे बच्चे शायद यूं ही सहजता से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। जो उसने अभी कहा है, ये काश उसकी टीचर ने भी सुना होता, आसपास के पेरेंट्स ने भी सुना होता तो कितना अच्छा होता। आज उसको अपनी बात कहने का मौका ना देने के अपराधबोध से भरी सुप्रिया ने उसे गले से लगा लिया। इस दृश्य को देख मुकुंद मुस्कुरा दिए और देर तक मुस्कुराते रहे। उनके इस हाव भाव को देख सुप्रिया कुछ विचलित हुई। उसे लगा मुकुंद कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। रात को डाइनिंग टेबल पर मुकुंद को फिर मुस्कुराते देख सुप्रिया पूछे बगैर नहीं रह पाई, जब से चहक की बात सुनी है तुम यूं ही मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है? ये सुनकर मुकुंद गंभीरता से बोले, पिछले हफ्ते तुम मुझसे नाराज रही कि काका के सामने मैं अपने कद को घटाकर एक सस्ता व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, उसका भी यही जवाब है सुप्रिया। अपना बड़ा कद दिखाकर मैं उन्हें भावहीन नहीं करना चाहता था। पुरानी संजोई यादें और उन दिनों की मीठी कसक कुछ काका और कुछ मेरे मन को उद्वेलित कर गई। पुराने संस्मरणों की सुंदर लेखनी मन पर सुकून अंकित कर गई। आज की भागम भाग और दिखावे की दुनिया में ऐसा सुकून संतोष मिलना लगभग असंभव है। तुम नाराज थी, पर मैं काका के चेहरे पर खुद के ना बदलने का संतोष भाव देख पा रहा था। वो गौरवान्वित थे कि उनके मुकुंद का समय जरूर बदला है, रहन सहन भी बदला है, पर उसके मन के भाव पुराने लोगों के प्रति वही है। बस यही एहसास और संतोष उपहार स्वरूप उनको देना चाहता था। मुकुंद की बात समझकर सुप्रिया हथियार डालती हुई सी बोली, तर्क की करना गुनाह नहीं है, उसे किसी के लिए छिपाना सही नहीं है। सुप्रिया, तुम्हें क्या लगा मैंने सब कुछ काका के लिए किया? नहीं सुप्रिया, बहुत कुछ मैंने अपने लिए भी किया। वो बाजरे का खिचड़ा, वो घास पर नीचे बैठकर धूप सेंकते मूंगफली खाना, वो घासीलाल के बेसन के पकौड़ों और देसी घी की जलेबी की बातें, वो होली में बनने वाली माँ और काकी के हाथों की बनी हींग वाली कचौरिया, मावे की गुजिया, सब बातों में ही थी, पर थी रसीली चटपटी स्वादिष्ट। कचौरियों जलेबियों को हजम कर पाए न ऐसा काका का पुराना हाजमा रह गया था, न मेरी डाइट में उन चीजों का स्थान था, पर हाँ स्मृतियों में रचा बसा वो पुराना स्वाद आज सुकून रहित भावरहित जीवन में मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त था। मालती देवी मंत्रमुग्ध सी मुकुंद की बातों को सुनती हुई एक बार फिर पुराने दिनों में खो गईं। बेशक यथार्थ में वह उन पुराने दिनों में जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी कसक मन में रह क्यों ऊँख उठाती रहती है, ये उनकी समझ से परे था। सहसा सुप्रिया उठकर खड़ी हो गई। लौट कर आई तो हाथी में पुराने कपड़े में बंधा स्टील का पुराना सा डिब्बा था। उसे खोला तो देसी घी की महक नाक में घुस गई। सुप्रिया मुकुंद की दाल में घी डालते हुए बोली, काका दे गए थे कुछ इस भाव से मानो कोई बड़ी जागीर दे रहे हों। मैं स्टोव में बड़ी उपेक्षा से डाल आई थी, पर अभी अभी महसूस किया कि इसकी कीमत वाकई लगाई नहीं जा सकती, अनमोल है। मालती देवी ने चुपके से आंसू पोंछ लिए और मुकुंद ने कुछ गर्व और प्यार से सुप्रिया का हाथ चुपके से पकड़ते हुए उसे थैंक्स कह दिया।